स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन की, और वो भी होगी हम करेंगे कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, हम ये देख लेते हैं ये पूरा सेटअप जो यहाँ पे है लगा हुआ है, ये किस चीज़ का है, ये कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रिपेयर करेंगे उसके लिए पूरा सेटअप हमने लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको भी हम देखेंगे और साथ के साथ हम देखते हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले जो प्रिपेयर किया था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने, जाबिर बिन हयान, उन्होंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, और अब जो जिस तरह प्रिपेयर किया जाता है वो कांटेक्ट प्रोसेस है, जिसके स्टेप्स हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले जो है अगर हम लिखें यहाँ पे, ये स्टेप नंबर 1 होता है कि सल्फर को बर्न किया जाता है। ठीक है ना, हमारे पास एक चेम्बर होता है जिसको हम कहते हैं सल्फर बर्नर। ठीक है, सल्फर बर्नर, BURNER, सल्फर को बर्न किया जाता है। और किस तरह बर्न किया जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो बर्नर, ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई हमने एयर। ठीक है, ये इधर से आई एयर, ऊपर गई, यहाँ पे हमने सल्फर को बर्न करवाया। अब किस तरह से सल्फर को, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि सल्फर हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि सल्फर हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, ये सल्फर है, और क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर पास की है ना, एयर में से ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में ये जो है बर्न होगा, और ये किस तरह से बर्न होगा हम देख लेते हैं कि बर्न करके क्या बनाएगा, ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि एक और प्रोसीजर भी होता है, हम इसका और ले लेते हैं। ठीक है ना, हम आयरन पायराइट ले लेते हैं। आयरन पायराइट लेके किस तरह से करते हैं कि आयरन पायराइट क्या होता है, FeS2, Fe क्या होता है, आयरन। ठीक है, आयरन के लिए फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है। ठीक है, और FeS2 आयरन पायराइट। अब आयरन पायराइट और हमने लिया, ठीक है, हमने और इसको जो है वो क्या किया, इसको जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया हाई टेम्परेचर पे। ठीक है ना, तो इससे क्या बनता है हमारे पास, इससे जो है वो हमारे पास आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और क्या चीज बनेगी, और जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन जाएगी। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ गई, और ये जो है वो हमारे पास आ गया आयरन का ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं कि अगर इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है, और इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ 11 लगा देते हैं। ठीक है, 11 यहाँ लगा देंगे, तो हम ये करते हैं कि फिर यहाँ पर 8 लगा देते हैं और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब यहाँ 22 है और यहाँ पे 3 2 6, ठीक है, और 8 2 16 और ये हमारे पास 22 बन गए। ठीक है, फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, अब ये जो है ना, ये जो प्रोड्यूस हुई है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बर्नर से, ये जाती है यहाँ से जो है इन पाइप से यहाँ पे आ जाती है डस्ट रिमूवर में। ठीक है, अब ये जो डस्ट रिमूवर है ये क्या है, ये प्योरीफाइंग यूनिट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, प्योरीफाइंग यूनिट। हम लिखते हैं प्योरीफाइंग यूनिट। ठीक है, प्योरीफाइंग यूनिट होता है, इसमें बहुत सारे जो है वो हम देखते हैं कि चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से पहला चेम्बर कौन सा होता है, पहला चेम्बर हमारे पास होता है डस्ट रिमूवर। ठीक है, पहले आ गया हमारे पास डस्ट रिमूवर, ये डस्ट रिमूवर आ गया। ठीक है, उसमें डस्ट रिमूवर में क्या हो रहा है कि हम जो है इसके अंदर स्टीम इंजेक्ट करते हैं। ये ऊपर से जो यहाँ से हम कर रहे हैं ना, ये हम स्टीम इंजेक्ट कर रहे हैं, स्टीम आएगी। ठीक है ना, इस तरह नीचे आएगी, और जो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टीम में तो डिजोल्व नहीं होगी ना। स्टीम क्या चीज़ है, स्टीम जो है वो हमारे पास होती है वाटर वेपर्स। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे हमने हीट किए हुए होते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि उसमें डिजॉल्व तो नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड ना, हम देखते हैं कि लेकिन जो डस्ट इम्प्योरिटीज होंगी ना, जो डस्ट है जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में मौजूद है, वो जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है ना, इस तरफ आ जाएगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड को हम कूलिंग पाइप्स में से गुजारते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या होता है, फिर दूसरे इस यूनिट में हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास इसमें आता है वो होता है कूलिंग पाइप्स। ठीक है, अब कूलिंग पाइप्स में से गुजरेगा, ये कूलिंग पाइप्स हैं, इनमें से गुजर के ये अब आएगा एक और जगह पर आ जाएगा, एक और चेम्बर में आ जाएगा, और इस चेम्बर को हम कहते हैं स्क्रबर्स। ठीक है, ये चेम्बर कहलाता है स्क्रबर्स। ठीक है ना, अब स्क्रबर्स में क्या होता है, स्क्रबर्स में भी हम देख लेते हैं। स्क्रबर्स में जो है वो जो कूल्ड गैस थी ना, इसके अंदर हम वाटर का स्प्रे करते हैं। पहले स्टीम पास की थी ना, स्टीम इसके अंदर इंजेक्ट की थी,
अब हम इसके अंदर जो है वाटर का स्प्रे कर देंगे। अब क्योंकि हमने फिर से वही बात हो जाएगी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व तो नहीं होती, तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। और हम यहाँ पर हीट भी प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो ये गैस तो हमारे पास एज इट इज रहेगी, बल्कि ये क्या करेगी, पाइप से दूसरे चेम्बर में चली जाएगी। लेकिन जो इम्प्योरिटीज जो डिजोल्व हो सकती होंगी ना वाटर में, वो जो है वो सारी की सारी हम क्या कहते हैं कि वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी और वहां पे मौजूद रहेंगी, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो चला जाएगा, ठीक है, दूसरे चेम्बर में। अब ये दूसरे चेम्बर में जाएगा, दूसरा चेम्बर कौन सा है, दूसरा चेम्बर है ड्राइंग टावर, ठीक है। ड्राइंग टावर मतलब यानी कि ड्राई करने के लिए, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वॉश किया है ना, ठीक है। तो अब क्या है, ड्राइंग करनी है इसकी, ठीक है ना, इसको ड्राई करना है, ठीक है ना। तो ड्राई करने के लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर इसको जो है वो कंसंट्रेटेड, हम इसके अंदर जो है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी ट्रिकलिंग डाउन करके जो है ना इसके अंदर से हम पास करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ जो है वो क्या है, वो जो है वो हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। यानी कि वाटर जो है वो ले लेता है, ठीक है ना, और खुद खुद वाटर ले लेता है और दूसरे से, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, वाटर जो है, वाटर का कंटेंट इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस चेम्बर में जो है वो कोक भी फिल की हुई होती है हमने, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास गैस थी ना वो अब जो है वो ड्राई हो जाएगी। अब ये जो ड्राई हो जाएगी हमारे पास गैस, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको कहाँ से पास करेंगे, हम इसको पास करेंगे आर्सेनिक प्योरीफायर में से, ठीक है। आर्सेनिक प्योरीफायर हम यहाँ पे लिख देते हैं, चले इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि आर्सेनिक प्योरीफायर में क्या होता है कि आर्सेनिस भी है, आर्सेनिस जो है वो भी हमारे पास जो है इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। इसको भी तो हमने जो है वो रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है FeOH, ठीक है, होल थ्राइस, ये मौजूद होता है। उसमें से पास करते हैं ना, इसको पास करते हैं, ठीक है। यानी कि इस चेम्बर में होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो यानी और उसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, उसमें से जब ये गैसेस पास होंगी तो जब आर्सेनस अगर मौजूद होगा ना, इसमें आर्सेनिक कंटेंट मौजूद होगा अगर, ठीक है, तो उससे वो जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्सेनस जो है वो पॉइजनस होता है और ये जो है वो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। आर्सेनिक जो है वो क्या चीज़ है, हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव कर ली जाएगी, ठीक है। और हमारे पास अब हम देखते हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्योरीफाइंग यूनिट में इसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं कि टेस्टिंग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। जिस तरह से ये भी टेस्टिंग बॉक्स लिखा हुआ है, अब फाइनली जाएगा ये टेस्टिंग बॉक्स में, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट में जो लास्ट हमारे पास सेगमेंट होता है वो होता है टेस्टिंग बॉक्स का। अब टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है कि हम एक लाइट की रे पास करते हैं, ठीक है ना, इसमें से कुछ है वो रोशनी पास करते हैं। और क्या होता है अगर इसके अंदर छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, जिस तरह पहले डस्ट थी तो डस्ट भी दिखाई दे देती है ना गैस के अंदर, तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स इंप्योरिटीज की फॉर्म में मौजूद होंगे तो क्या होता है कि यहाँ से टेस्टिंग बॉक्स से हम देख रहे हैं कि इस वाली जो यहाँ पर हमारे पास ये पाइप है इससे जो है ये वापस चला जाएगा। अब वापस जाकर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर डस्ट रिमूव होगी, फिर कूलिंग पाइप से सारा प्रोसीजर करके, जब तक ये जो है वो अच्छी तरीके से हम देखते हैं कि प्योरीफाई नहीं हो जाता, हम इसको जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अब जब हमें पता चल गया कि ये जो है वो प्योरीफाई हो गई है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉन्टेक्ट चेम्बर में ले जाते हैं, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट चेम्बर में क्या होता है, कॉन्टेक्ट चेम्बर में असल जो है वो हमारे पास रिएक्शन होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कॉन्टेक्ट चेम्बर, ठीक है। कॉन्टेक्ट चेम्बर आ गया, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट चेम्बर में हम क्या कह रहे हैं, क्या होता है इसमें एक्चुअल रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्शन क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशंस भी देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती हैं कि यहाँ पे हम वेनेडियम पेंट ऑक्साइड यूज करते हैं V2O5, ठीक है। और साथ में इसके साथ हमें पता होता है कि हमने जो इसके साथ जो टेम्परेचर यूज करना है वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर की अगर बात करें, सॉरी एटमॉस्फेयर की बात करें तो 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम देते हैं, ठीक है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ पे कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर ATM जो है वो एटमॉस्फेयर वो प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है, डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। एज अ रिजल्ट यहाँ क्या चीज बन जाती है, यहाँ बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आ गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है।
अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वंस तो हम इसको 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हैं, तो उसके बाद हमें जो है वो इसको टेम्परेचर मजीद नहीं देना पड़ता। यानी कि हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसमें जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है हम यहाँ पर वो भी लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर डेल्टा एच से मैं रिप्रेजेंट करूँ कि कितना टोटल हीट जो रिलीज होती है या चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लिखते हैं माइनस में। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, 196 पॉइंट हम देखते हैं 3 जो है वे किलो जूल्स। किलो जूल्स क्या होते हैं? ये एनर्जी को मेजर करने का या हीट एनर्जी को मेजर करने का यूनिट होता है, किलो जूल्स पर मोल। यानी कि एक मोल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर एक मोल की बात करेंगे तो 196.3 किलो जूल्स जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना, इसकी बेसिस पे यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन होती रहेगी। और ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये क्या है? ये जो है वो हमारे पास आ जाता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी ये भी गैस थी और ये भी हमारे पास गैस थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चेम्बर आएगा। नेक्स्ट चेम्बर हम देख लेते हैं, यहाँ से आ गया एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन टावर, TOWER, एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, तो ये क्या, इससे क्या करते हैं, इसको हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ही जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मेरे पास था सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में आ गया, और साथ के साथ क्या चीज़ थी? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, अब रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, मेरे पास बन जाता है एक नई चीज जिसको हम कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लिखते हैं H2। ठीक है, S2O7। ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। अब इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम कहते हैं इसको, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब नेक्स्ट होता है हमारे पास, जब ओलियम बन गया ना, ठीक है, अब ओलियम को जो है वो वाटर से ट्रीट करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन टावर में जो है वो इसको वाटर से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओलियम को हम ट्रीट कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह से, कि हमारे पास क्या चीज़ है, H2S2O7। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है और वाटर से इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, वो हमने ऊपर से वाटर पास किया, वाटर में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है ना, अब वाटर में जब इसको एब्जॉर्ब करवाया तो क्या हो जाता है, हमारे पास बन जाता है फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो है वो एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि वाटर में एब्जॉर्ब हुआ हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर देते हैं पहले हम। तो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, 2 सल्फर है, यहाँ पर भी 2 सल्फर है, 7 ऑक्सीजन आ गए और 2 हाइड्रोजन आ गए। दूसरी इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ओवरऑल बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से कलेक्ट किया है, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन में भी आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन टावर है इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा जो एक्वस फॉर्म में होगा, हम यहाँ से यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ये हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस में देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिफरेंट चेंबर से प्योरीफाई करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कॉन्टेक्ट चेंबर में इसकी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद उस सल्फर ट्राइऑक्साइड से हम फाइनली जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर लेते हैं।